हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सोलफुल डायरी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की पोम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस के बारे में। पोएट के बारे में पहले ही हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आज पोम को डिस्कस करते हैं। पोम को इन डेप्थ डिस्कस करने से पहले जान लेते हैं उसके कुछ की फीचर्स। यह पोम बहुत थॉटफुल है और ये रीडर्स को सोचने में मजबूर करते हैं कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो मोर इम्पोर्टेंट, मोर थॉटफुल है अर्ली वर्ल्ड से। यह एक क्राई है। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमैनिटी का जो डिसकनेक्शन है नेचर से। क्यों? क्योंकि हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है और हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ये एक सोनेट है जिसमें पोएट ने मॉडर्न सोसाइटी और उसके प्री ऑक्यूपेशन और जनरल स्पेंडिंग को क्रिटिसाइज किया। और जो हमारी स्पिरिचुअल पावर है वो बिल्कुल वेस्ट जा रही है। क्यों? क्योंकि हम मटेरियलिस्टिक और अर्ली प्लेजर्स की ओर ज़्यादा इंक्लाइंड है। और पोएट जो है वो ऑब्जर्व करता है कि ह्यूमैनिटी जो है उसने अपने पूरे सोल्स सेल कर दी है, जैसे गिवन आवर हार्ट्स अवे फॉर material gain, a sordid boon. ऑल्दो नेचुरल एलिमेंट्स जो कि सी विंड ये सब प्रेजेंट है, बट मॉडर्न जो ह्यूमंस है वो इन सब से एंड आउट ऑफ ट्यून है, अनमूव्ड है से। वो नेचुरल ब्यूटी की तरफ इंक्लाइन नहीं होते हैं। और लास्ट के जो 6 लाइन्स है उसमें पोएट जो है वो डिक्लेयर करता है ही वुड रादर बी अ केव pagan who could still perceive the divine in nature, imagining mythological figures like Proteus and Triton that represent a lost connection to the natural world. चलिए पोम को in depth डिस्कस करते हैं। Lines 1 and 2. The world is too much with us. Late and soon, getting and spending, we lay waste our powers. जब हम स्टार्ट होते हैं तो रीडर्स तुरंत ही समझ जाते हैं कि टाइटल के क्या कंटेक्स्ट है। वो तो जो पोएट है वो तो बात कर रहे हैं अबाउट द वर्ल्डली केयर्स एंड कंसर्न सच एज पावर, मनी, पोजेशंस। और वो कंक्लूड करता है पोएट कि ये सब जो है वो बहुत सारे है। और इसका ये मतलब है कि हम लोग जो है वो मटेरियलिस्टिक वेल्थ, मटेरियलिस्टिक थिंग्स के बारे में ज़्यादा केयर करते हैं। वो जो है इस थॉट, इस आइडिया को ज़्यादा इन डेप्थ देता है। वो सजेस्ट करता है यूजिंग आवर टाइम, माइंड एंड एनर्जी इन गेटिंग एंड स्पेंडिंग दैट वी ले वेस्ट आवर पावर्स। इन सब चीज़ों से हम अपने पावर को वेस्ट कर देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जो हम लोग हैं हमारे पास बहुत सारी पावर्स है, पोटेंशियल है, बट हम लोग उससे रॉन्ग वे में स्पेंड कर रहे हैं, रॉन्ग चीज़ों को पाने में वेस्ट कर रहे हैं एनर्जी को। हम जो है वो हमारे ग्रीड को फुलफिल करने में, मनी को लेने में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं देन एक्चुअली एक्शंस लेने में ऑफ गेटिंग मनी, स्पेंडिंग मनी एंड केयरिंग फॉर देयर पोजेशन। वो बिलीव करते हैं जो मनी है और वर्ल्डली पोजेशंस वो हम लोग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देन इट शुड बी। हम लोग पूरा फोकस मनी और अर्ली प्लेजर्स में स्पेंड करते थे। Lines 3 and 4. Little we see in nature that is ours. We have given our hearts away, a sordid boon. इन लाइन्स में स्पीकर ने जो है वो नेचर को किससे कॉन्ट्रास्ट किया? वर्ल्ड से। वो रिवील करता है जो हम लोग है वो हमारा टाइम वर्ल्डली प्लेजर्स, पोजेशंस एक्वायर करने में स्पेंड कर देते हैं, बट हमारा जो ट्रू ब्यूटी है अर्थ की वो जो है वो कोई ओन नहीं कर सकता है। वो रिवील करता है कि जो बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं दैट पीपल सी इन नेचर एक्चुअली बिलोंग टू देम। वो लेमेंट करता है वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे। वो बिलीव करता है जहाँ हमें नेचर एंजॉय करना चाहिए, ऑल्दो वो हमारा खुद का नहीं है, बट हम किससे फिल्ड है? ग्रीड। ग्रीड और हम वेल्थ एक्वायर वर्ल्डली प्लेजर्स में अपना टाइम स्पेंड करते हैं rather देन enjoying नेचर। फिर पोएट जो है वो डिस्क्राइब करता है नेचर की ब्यूटी के, और पीपल जो है वो इसको मिस आउट कर रहे हैं
by saying so, caught up in the want for money and possessions. Lines 5 to 7. The sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be, howling at all hours, are, are up gathered now like sleeping flowers. इन लाइन्स में पोएट ने जो है वो नेचर की ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है जो हम लोग मिस आउट कर रहे हैं वो सी को डिस्क्राइब करता है विंड को और फ्लावर्स को और उसका जो डिस्क्रिप्शन है नेचर का वो क्या पर्सोनिफिकेशन यूज किया है तो जिससे रीडर्स जो है वो इजिली कनेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में द सी बेयर्स अ बॉसम टू द मून जो सजेस्ट कर सक रहा है intimacy between the moon and the sea. Winds howl जो जो winds है वो ह्यूमन इमोशंस को पर्सोनिफाई कर रहा है और द फ्लावर स्लीप ये पार्ट ऑफ नेचर ह्यूमन एट्रीब्यूट्स हेल्प द रीडर टू फील दिस कनेक्शन विद नेचर और ये एक पिक्चर पेंट कर रहा है नेचर के और अलाउ कर रहा है रीडर को अंडरस्टैंड करने में कि वो क्या मिस आउट कर रहा है by being caught up in worldly possessions and greed. Lines 8 to 10. For this, for everything we are out of tune. It moves us not. Great God, I would rather be a pagan, suckled in a creed outworn. ये जो लाइन्स है फाइनल है स्पीकर की कि दैट वी आर आउट ऑफ ट्यून विद नेचर क्यों क्योंकि हम इतने वर्ली प्लेजर्स को वर्ली वेल्थ को कलेक्ट करने में बिजी हैं स्पीकर जो है वो एक ओथ ले रहा है वो पुअर रहेगा बी अ पुअर पेगन than to be so distracted by the worldly wealth so as to tender himself unable to enjoy the true beauties of nature वो गॉड से अपील करता है और एक्सक्लेम करता है वो एक पेगन रहेगा देन टू बी आउट ऑफ टच विद नेचर वो नेचर के टच में रहना चाहता है हमेशा लाइन्स 11 to 14 so might I standing on this pleasantly have glimpses that would make me less forlorn have sight of Proteus rising from the sea or hear old Triton blow his redded horn फाइनल लाइन में स्पीकर रिवील करता है कि वो अगर पेगन होता तो वो ग्लिम्सेस ले रहा होता नेचर का और एंजॉय कर रहा होता होप कर रहा होता ले और ये सब जो है उसे लेस फॉरलॉर्न फील करवाता और वो पुअर और हेल्पलेस रहता बट एटलीस्ट वो नेचर से कनेक्टेड रहता देन रिच एंड पावरफुल एंड एलियनेटेड फ्रॉम इट जो रिच और पावरफुल लोग होते हैं वो नेचर से दूर रहते हैं और फाइनल टू लाइन्स में वो दो पेगन गॉड्स को रेफर करता है प्रोटिस was thought to be able to tell the future though he avoided doing so if he could फिर स्पीकर जो है वो इम्प्लाई करता है कि वो अगर पेगन होता वो अपने आप को इमेजिन कर सकता है टू बी इन टच विद Proteus or at least catching a glimpse of him as he stares out across the sea. Triton was the pagan god that was said to be able to calm the waves of the sea. तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि स्पीकर लुक्स आउट एट द सी और एंजॉय कर रहे हैं नेचर का लॉन्ग इनफ टू सी ट्राइटन एंड प्रोथिस स्पीकर जो है इन दोनों को रेफर कर रहा है pagan gods को after he first appeals to God and swears that he would rather be a pagan than to be alienated with nature. Poetic devices and William Wordsworth, the world is too much with us. Poetic devices like personification, metaphor, and imagery are used to express the speaker's lament for humanity's disconnect from nature and its embrace of materialism. Personification. The poem uses personification to give human like qualities to nature, such as the sea and the wind, which are described as old and fierce, respectively. For example, in the lines, the sea that is so cold and wind that is so fierce, the sea and wind are given human characteristics of age and strength. Metaphor. The poem relies heavily on metaphors to create imagery and express the speaker's feeling. For example, the phrase the world is too much with us is a metaphor for the speaker's feeling that humanity is overwhelmed by materialism and has lost touch with nature. Imagery. Wordsworth uses
vivid imagery to evoke a sense of natural world, such as the sea that is so old and a wind that is so fierce. The poem also uses imagery related to the moon and flowers to create a sense of the beauty of nature that is being lost. Hyperbole. The poem uses hyperbole to emphasize the speaker's feeling of discontent and despair, such as in the lines, "The world is too much for us." Diction. The poem's diction is formal and reflective, which is appropriate for the speaker's tone of lament and criticism. Kazura. The poem uses kazura, a pause or break within a line of poetry in 6 lines, to reflect both its subject's matter and the speaker's state of mind. End stop line. The poem also uses end stop lines where the line of poetry ends with a punctuation mark to create a sense of finality and emphasis. Anaphora. The poem uses anaphora, the repetition of a word or phrase at the beginning of successive clauses or sentences to emphasize a point. Metonymy. The poem uses metonymy where a thing is represented by something associated with it. For example, "The world is too much with us" uses the world to represent all of humanity and civilization. Themes. In William Wordsworth's "The World is Too Much with Us," the central themes revolve around the detachment of humanity from nature due to materialism and industrialization, a longing for a simpler, more spiritual existence, and the loss of connection with the natural world. Loss of connection with nature. The poem criticizes the modern world's preoccupation with getting and spending, arguing that this focus has led people to neglect and disconnect from the natural world. Materialism and industrialization. Wordsworth laments the detrimental effects of industrialization and urbanization on people's ability to appreciate and connect with nature. Longing for a simpler spiritual existence. The speaker expresses a desire to return to a time when people were more in tune with nature and the ancient gods, suggesting a longing for a more spiritual and harmonious way of life. Despair and frustration. The poem conveys a sense of despair and frustration at the perceived loss of connection with nature and the spiritual world, with the speaker suggesting that this loss is irreversible. The power of language. The poem demonstrates Wordsworth's increasing confidence in using language to convey strong emotions and create a powerful dramatic effect. थैंक यू। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद है। कैसी लगे हमें कमेंट करके बताएं और हमें ये भी कमेंट करके बताएं कि आप आने वाले वीडियोस किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं कल एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ शाम 4 बजे। थैंक यू।